तो 400 केवी की है। 400 केवी मतलब 4 लाख वोल्ट। लेकिन क्या कभी आपने दिमाग लगाया कि इस लाइन के इतने हाई वोल्टेज को कौन मेजर करता है और मेजर करने वाला डिवाइस कैसा होगा? यदि आपने इस छोटे मीटर को देखा हो तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेंज 750 वोल्ट है और शायद ही हमने कभी इससे मैक्सिमम रेंज टेस्ट की होगी। और बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने कभी वोल्टेज टेस्ट ही नहीं किया और कुछ ऐसे भी है जो डायरेक्ट हाथ लगा के भी टेस्ट कर लेते हैं। अब हमें इस हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़ी साइज का मीटर बनाने की जरूरत है और मीटर को लाइन से कनेक्ट करने के बाद हमें बहुत दूर से ही वोल्टेज देखना होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें इसके पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें दूर से ही यह अपने पास खींच सकती है। तो फिर हमने 2 ट्रांसफॉर्मर बनाए जो हाई एक्यूरेसी पे काम करते हैं, सीटी और पीटी। सबसे पहले हम सीटी को समझते हैं, जिसकी फुल फॉर्म करंट ट्रांसफॉर्मर होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह करंट को मेजर करती है, लेकिन यह करंट को एक्चुअल में मेजर नहीं करती है। मान के चलते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन से 1000 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो यह इस करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देगी और इस 5 एम्पियर को हम इस छोटे मीटर से मेजर कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। यदि इस सीटी को ओपन करके देखें तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर आ रहा है वह सीधा ही बाहर निकल जाता है, कहीं पे टच नहीं करता है। लेकिन इस वायर के चारों तरफ हम एक वाइंडिंग सेट करते हैं जिसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के हम 2 टर्मिनल निकाल लेते हैं जिन पर हम करंट मेजर करेंगे। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्राइमरी वाइंडिंग का काम यह मेन वायर ही करता है। अब यह वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो करंट को 5 एम्पियर तक रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हम वोल्टेज को कैसे भूल सकते हैं? यदि करंट कम होता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है। अब कितना वोल्टेज बढ़ता है वह आप खुद ही देख लो। एक छोटी सी इक्वेशन है जो आप देख पा रहे हो। अब यह इक्वेशन कैसे बनी इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी होगी, लेकिन इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं जो बहुत ही गजब की इक्वेशन है। यहाँ n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है। अब n1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और n2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। इसी तरीके से वोल्टेज और करंट भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं। सबसे पहले हम करंट फाइंड आउट करते हैं। मानकर चलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स 200 है और प्राइमरी वाइंडिंग में तो एक ही टर्न है, तो यह टर्न सीटी की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही फिक्स कर देते हैं। और मान के चलते हैं यह हाई वोल्टेज लाइन है तो इसमें 1000 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब यदि हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट पता करते हैं तो हमें 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। लेकिन अब वोल्टेज का भी पता करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न तो फिक्स है और मान के चलते हैं यह 400 केवी की लाइन है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 400 किलोवोल्ट हो जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का अब वोल्टेज हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 8 करोड़ वोल्टेज, जो हमारी पूरी तरीके से बैंड बजाने के लिए सफिशिएंट है। तो करंट ट्रांसफॉर्मर की यह एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल है इसके ऊपर हम एक एमीटर लगाते हैं जो करंट को मेजर करता है। अब हम वोल्टेज निकालते हैं। 5 एम्पियर का करंट इस मीटर से फ्लो करेगा और इस मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। मान लेते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ओम का नियम कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज हमें निकालना है, करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो वोल्टेज हमें मिल जाएगा 5 वोल्ट। तो यह कैसे हुआ? अभी तो हमें 8 करोड़ वोल्टेज मिला था। यदि करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में हम कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं तो यह दोनों टर्मिनल ओपन रहेंगे और इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है वह इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज अपीयर होगा। लेकिन जैसे ही हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर हमारा एक लोड की तरह काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर करंट भी फ्लो करने लग जाएगा और रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा और हमारा वोल्टेज लिमिट में आ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि सीटी की जो सेकेंडरी साइड है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ लोड होना जरूरी है। यदि उस पर लोड नहीं रहा तो सब कुछ तबाह कर सकती है ये। अब सीटी में जो वाइंडिंग होती है उसको प्रॉपर इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑयल भरा रहता है। कौन सा ऑयल भरा रहता है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैंने पहले भी कई बार बताया है। अब हमें यहाँ मीटर में 5 एम्पियर का करंट दिखाई दे रहा है, तो हाई वोल्टेज साइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर लेते हैं। अब तीनों फेज के लिए अलग अलग 3 सीटी लगे रहते हैं और वह इसलिए क्योंकि जब भी 3 फेज अनबैलेंस हो तो हमें तीनों फेज के करंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन पता लग सके। इस वीडियो के साथ में एक और वीडियो आएगा जो बहुत ज्यादा डिटेल में होगा, लेकिन वह मेंबर्स के लिए होगा। तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा और आपको भी इन डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगा।
अब करंट का तो काम हो गया, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जिसको पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जो जस्ट इसके पास में लगा रहता है। अब वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, यहाँ पे सीटी और पीटी दोनों कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल। यदि आप सीटी को सही से देखोगे तो सीटी का यह वाला इनपुट पॉइंट है और यह वाला आउटपुट जो इस लाइन के सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन पीटी को देखोगे तो इसमें इनपुट का सिर्फ एक ही टर्मिनल है, आउटपुट का कोई टर्मिनल ही नहीं है, तो यहाँ पर पीटी पैरेलल में कनेक्टेड है। पीटी इस लाइन में फ्लो हो रहे 4 लाख वोल्टेज को 110 वोल्ट में बदल देता है, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा आगे एक पावर ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है जो इस 4 लाख वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ 132 केवी तक